हेलो बच्चों, मैं बिट्टू कुमार सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू स्टडी पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आप लोग को एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है और इसी के मद्देनज़र हमने एक चीज़ डिसाइड किया है कि एक बार जो भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछने वाले हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज़ पे जिक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे। और आप लोग शायद इसके पहले अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट से पढ़े हो तो अच्छा है। अगर आप लोग उस चीज़ को रटते आ रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि भाई रटना छोड़ दीजिए और बस हमारे साथ 5 मिनट आप समय डेली दीजिए। ऐसे कल से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए एक सुबह और एक शाम डेली वीडियो डालें हर एक चैप्टर पे। और जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जो भी हम चैनल के वीडियो डाल रहे हैं आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलिए। रटना नहीं है, बस समझते चलना है कि हाँ कैसे पढ़ना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग बस ये जान जाएं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है अनवीकरणीय, ए नंबर ऑप्शन में है, और बी नंबर में है नवीकरणीय। ऊर्जा के ऐसे संसाधन कि जो एक बार नष्ट हो जाए और फिर उसको वापस करने में लाखों करोड़ों साल लग जाए, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे ए नंबर में दिया हुआ है। अनवीकरणीय का मतलब हो जाता है कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन कि जो कभी नष्ट होने वाला नहीं हो, जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, ये सब ऐसे संसाधन है कि जो नहीं नष्ट होने वाले हैं। एक बार हम उसको चाहे निरंतर ही यूज करते रहें, वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग से ही पूछा जाए भाई बताएं कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो रटिए मत, बस यही एक बार में बोल दीजिए ना कि हाँ कोयला एक बार अगर जल जाए तो आप लोग जानते ही होंगे कोयला को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। और आप लोग यह परिभाषा भी पूछा जाता है कोयला कैसे बनते हैं, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि कोयला लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे भूकंप या जैसे भी हो, जंगल या लकड़ी या कोई भी ऐसा जैव पदार्थ जो लकड़ी टाइप का कि जो पृथ्वी के नीचे दब गया था और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और दाब की वजह से उसका रूपांतरण कोयला में हो गया। ये एक जैव पदार्थ भी है, आपको ये भी समझना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन है। आप लोग से भी पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जो भी ईंधन या जो भी पदार्थ जिसमें जीवों का अंश, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन रहता है कि जीवाश्म ईंधन है तो हम लोग उसको भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे सुटेबल हमारा लग रहा है अनवीकरणीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसे रटना नहीं है, बस याद करते चलना है कि भाई ये कोयला बनने में फिर लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, इसलिए कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो आपने देखा मानवकृत, क्या सूरज को मानव ने बनाया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है बी में पुनः पूर्ति योग्य, तो ये हमें सबसे सही आंसर दिख रहा है क्योंकि ये पुनः पूर्ति योग्य में पुनः पूर्ति योग्य ही सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम लोग कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तट रेखा, तीसरे नंबर में तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें दिया है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो थोड़ा सा ये रटने वाली चीज़ है। आप लोग इसको याद ही कर लीजिए कि इसको 200 किलोमीटर तक ये क्षेत्र माना जाता है जो हमें तट रेखा के दूरी से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक हम लोग जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि समुद्री सीमा को हम लोग किस में मापते हैं, तो नॉटिकल माइल में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, तो 1 नॉटिकल माइल बराबर आप लोग याद रखेंगे कि 1.852 किलोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो बच्चों आपसे ये भी हम जताना चाहते हैं कि देखिए जो भी हमारे प्रकृति संसाधन हैं उसे हमें सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अगली पीढ़ी को भी इस संसाधन से रूबरू कराना है, अवगत कराना है, अगली पीढ़ी को भी इसे छोड़ना है। अगर हम इसमें देखें कि संसाधन के संग्रहण से, तो नहीं, डाकू क्या आपके घर पे आएंगे तो आपका संसाधन का संग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। संसाधन के विध्वंस से, बिल्कुल सही आंसर है कि आपका जो भी संसाधन आपको प्रकृति ने दिया है, आपके जो पूर्वज हैं आपके लिए छोड़ गए हैं, उससे हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ते जाएं। लेकिन डाकू लोग क्या करेंगे, आपके घर पे आएंगे तो सारे सामान लूट पाट के चले जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप वैसे ही संसाधन को लूट पाट कर रहे हो तो डाकू का अर्थव्यवस्था का बस यही है कि संसाधन के विध्वंस से। याद नहीं करना, समझते चलना है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, 19.2 किलोमीटर। जैसे हम लोग वहाँ पे 200 किलोमीटर समझे थे कि 200 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, अभी आप लोग को याद होगा, उस क्षेत्र को हम लोग सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे राजनीतिक सीमा हमारा 19 मतलब इसका ये होता है कि यहाँ तक हमारा राजनीतिक अधिकार होता है और 200 किलोमीटर तक हम आर्थिक व्यापार कर सकते हैं। वहाँ पर कोई हमारा कोई मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। बाकी हम 200 किलोमीटर के जो आगे हम जाते हैं समुद्री माइल में, तो वो हमारा पूरा विश्व का अधिकार हो जाता है उस पर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, 6ठा नंबर पे, तो वहाँ पे आ गया नवीकरणीय। नवीकरणीय तो आप लोग को याद ही ना चाहिए कि पेट्रोलियम क्या है, एक बार अगर खर्च हो जाए, जैसे हम लोग कोयला का पढ़े थे कि फिर उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, तो ये भी अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा।
7वां नंबर में आपका है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बच्चों आपसे हम ये बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जो भी नदी का जो क्षेत्र होता है, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे हमें हर एक साल बाढ़ आता है, और जो भी मिट्टी को नदी जो होती है वो अपने कटाव कहिए या जो नदियाँ होती है उसको बहा के हमारे खेतों में छोड़ जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होता है जो जलोढ़ मिट्टी होता है। इस यहाँ की फसलें बहुत ही उपजाऊ होती हैं। और आपसे ये बता दें कि आपने पढ़ा होगा जो भारत का हमारा जो मैदान है, ये सब चीज़ को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर हमारा पर्वत पहाड़ है, उसके नीचे आएंगे तो हमारा जो मैदान का क्षेत्र आता है, और बीच में जाएंगे तो हमारा ये नीचे जाएंगे तो बेसाल्ट के जो चट्टान से बना हुआ है दक्कन का पठार, और उसके नीचे कुछ तटीय सीमा जैसे समुद्र से लगी हुई सीमा है। तो आपसे हम बस ये जताना चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो आप जलोढ़ मिट्टी पढ़ें ही, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो हम लोग का जो मैदानी क्षेत्र है, बिहार यूपी का क्षेत्र, गंगा जमुना का दोआब का जो क्षेत्र होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं और यहाँ पर ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी। और थोड़ा सा मिट्टी आपको बता दें हम, काली मिट्टी के बारे में आप लोग यहीं पे पढ़ लें कि जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ, और ये चट्टान जब टूट फूटता है तो इससे काली मिट्टी बनती है। और आप लोग ये भी जानेंगे कि दक्कन का जो पठार है वो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जिसके ऊपर हमारा भारत का क्षेत्र है, यहाँ से जो पार्ट है, ठीक है, ये दक्कन का पठार हो जाता है। दक्कन का पठार यहाँ पे ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा कर्नाटक, इधर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, नीचे वाला क्षेत्र हो गया, बीच में आपका छत्तीसगढ़ वगैरह ये हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस सब एरिया में पाई जाती है। और काली मिट्टी में आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ कपास की खेती कहाँ की जाती है, तो आप लोग वहाँ पे बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दे दें, तो आप लोग ये जानकारी होना चाहिए कि काली मिट्टी महाराष्ट्र और इस साइड में पाई जाती है। तो कभी भी आंसर जम्मू कश्मीर और बिहार और पंजाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी दक्कन की पठार जो है वो काली मिट्टी, दक्कन के पठार में ही काली मिट्टी बन रही है चट्टानों को टूटने से, जो काले चट्टान होते हैं। तो बस आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे और रटेंगे नहीं इस चीज़ को। हम बार बार आपसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि भाई रटना नहीं है, क्योंकि आप रट कर मैट्रिक तो पास कर जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आज कंपटीशन में पूरा जो है वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम माने कंपटीशन पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पे हर एक चीज़ की OMR सीट पे ही, मतलब हर एक जो परीक्षा है कंपटीशन का एवरा इस समय वो हर एक एग्जाम आपके OMR सीट पे ही पूछे जा रहे हैं। तो रटना नहीं है, बस आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें और अच्छा से अच्छे तरीके से मैट्रिक एग्जाम क्वालिफाई करें। और आगे भी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आगे भी जो हमें एग्जाम होगा वो चाहे, तो आपसे हम यही भाई बच्चों और मेरे भाई जो हैं, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए, ताकि आपको मैट्रिक के बाद चाहे वो IAS पढ़ना हो या ग्रुप D वगैरह कंपटीशन का भी तैयारी करना हो, आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए या जो भी चीज़ लीजिए, कंपटीशन का जो शुरुआत करने हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए हम देखते हैं कि हमने देखा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी। हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए कितना पूछा हुआ है, और आप देखेंगे कि जो कंपटीशन के बच्चे पढ़ते हैं उन लोग के भी एग्जाम में ये बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो भाई आप हमारे जो इंडिया है, भारत है, इसमें एक ही मरुस्थल है जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, और ये थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, ना कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक नहीं। आप जो कोई भी अपने यहाँ से जो राजस्थान जाते होंगे तो वहाँ से आप सुनते होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अपने बिहार और अपने पश्चिमी चंपारण के बहुत ज़्यादा ही लोग वहाँ पे बर्फ वगैरह बेचने के लिए जाते हैं। तो इसलिए आप यह लिंक कर सकते हैं कि वहाँ पे गर्मी है, यानी कि थार मरुस्थल राजस्थान में है। ये रटिए मत, याद कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। आगे हम आते हैं, देखते हैं कि जो सोपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो भाई सोपाली कृषि को ही हम सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। तो क्या आपने कभी बिहार में देखा है सीढ़ीदार कृषि करते हुए? नहीं। आपने हरियाणा और पंजाब में भी नहीं देखे होंगे। देखिए सीढ़ीदार कृषि वहाँ पे की जाती है जहाँ पे पानी वगैरह ढलान का बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पानी रुक नहीं रहा हो। तो पानी नहीं रुकेगा कहाँ? मैदानी क्षेत्र में अपने यहाँ क्या पानी नहीं रुकता है? रुकता है, बिल्कुल रुकता है। पंजाब और हरियाणा में भी पानी रुकते हैं। आप लोग सब कोई क्वेश्चन पूछे भाई बताओ पानी कहाँ नहीं रुकेगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्र का इसमें तीनों में से ऑप्शन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों का एक ही ऑप्शन है, उत्तराखंड। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे उत्तराखंड छोड़ करके पूछ दे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तो ये नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड है। तो ये सबसे ज़्यादा आंसर यहाँ पे सुटेबल हमारा उत्तराखंड हो रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि वहाँ पे भूमि का जो उपजाऊ मात्रा है वो कम होते जा रहा है,
तो देखिए वहाँ पे पंजाब में वन उन्मूलन, पशुचारण, गहन खेती, ये सब चीज़ नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि पंजाब में बहुत ही ज़्यादा सिंचाई होती है। अपने यहाँ के जो लोग जाते हैं उनसे आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि वहाँ पे जो सिंचाई होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आपसे हम पहले बता दिए थे कि जो अपने दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन का पठार किस चीज़ से बना है? बेसाल्ट चट्टान। और जब बेसाल्ट चट्टान टूटता है तो काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, और रेगुर मिट्टी पे या काली मिट्टी पे ही कपास की खेती की जाती है। आपसे एक चीज़ और क्वेश्चन कर सकता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो नीचे का अपना क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कपास की खेती है वह कहाँ पे की जाती है? तो क्या आपसे बिहार में की जाती है? नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जा रही है। तो कपास की खेती कहाँ की जाएगी? जब की जाएगी तो महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड में ही की जाएगी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, और इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि कितना % भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हो गया भूमि पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा है कि मेढक के प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन क्या है? हम लोग जब बच्चे हैं और जब खेलते हैं तो देखते हैं कि जो अपने गांव या अपने जो खेत होता है वहाँ पे मछली कम, ये मेढक वाला जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो आ जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रजनन करके बहुत ही ज़्यादा अंडा देते हैं, जिसको हम लोग बचपन में पकड़ते थे और कहते थे ये मछली है। लेकिन हम लोग जब आप लोग नाम सुने होंगे एल्ड्रिंग, बहुत लोग गलती से उसको खा भी पी लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो एल्ड्रिंग जो है वो हम लोग अपने फसलों में कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो ये मेढक के प्रजनन दर को घटा देता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंडित नेहरू ने ही देश को बांधों को भारत का मंदिर कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5%। आप लोग जानते हैं कि जितने भी विश्व में जल है उसमें से 95.5% जो जल है वो खारा पानी के रूप में है, उसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। और उसमें से भी बहुत अधिक जो भाग है वो बर्फ़, दोनों ध्रुवों पे बर्फ़ के रूप में जमा है। बहुत थोड़ा सा जल 2.5% जल ही हमारे पीने के लिए योग्य है, उसमें भी बहुत सारा भू स्तर इस सब में है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? आपने देखा कि हमारी जो पृथ्वी पे है उसमें 95.5% खारे जल है। उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बृहद जल क्षेत्र में। तो आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र है, और जब समुद्र है तो पानी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए जैसे जैसे हम लोग जल को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे बिहार में जो है आर्सेनिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए खतरा का सिग्नल है। इसलिए हम लोग जल का उपयोग बहुत सोच समझ के करें, हमारे लिए सही है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आप लोग जानते हैं कि आप कार्बन और कार्बन ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आइए इसके विषय में हम बायोलॉजी में ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। बस हम यहीं पे याद रखें कि प्राणियों के शरीर में हमें 65% जो होता है वो हमारे शरीर में जल का मात्रा होता है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? अगर यहाँ पे तो 16% दिया है, लेकिन 16.5% भी कहीं कहीं दे देता है। तो अगर आपके एग्जाम में 16.5% दे दे तो आप लोग इसको गलत मत मानिएगा। याद रखिएगा कि अभी हमारे जो देश की जनसंख्या है लगभग 130 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, प्लस हो चुका है। लेकिन जो भारत की जनसंख्या है वो 16% है, और पूरे भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 2.47% है पूरे विश्व का, जो इंडिया पे है। हेलो दोस्तों, हमने आज तक इतना कंटिन्यू रखा, आप वीडियो के लास्ट तक बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं कल से जो भी आप जानते हैं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूं और पोस्टेड हूं, तो अपना नौकरी के साथ साथ जितना भी हमें समय मिलेगा आप लोगों के लिए मैं समय निकालूंगा, और जितना से ज़्यादा हो सकेगा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं तैयारी कराऊँगा। आप हमारे साथ बने रहें, और मैट्रिक में सबसे अच्छा करना है और बिल्कुल करना है। आप इसी से घबराएं नहीं और रटे नहीं। जो भी चीज़ को रटने में आपको समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं डिटेल पूरा वीडियो डाल दूँगा। इसके लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं कल हम फिर आपसे।